Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of CS 205 that is information security. और आज जो है वो हमने इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 141 स्टार्ट करना है। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास आ जाता है वीएम चैलेंजेस एंड पिटफॉल्स। अब जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं उसके क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं या ऐसे उसमें क्या क्या कह लें कि वीकनेसेस हैं अभी, ठीक है, पिटफॉल्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो जो भी हम वीएम टूल यूज़ कर रहे होते हैं उसके के लिए जो है वो आपको उसको यूज़ करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और एनालाइज़ करने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, उस पर जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो एक ये इशू है। उसके अलावा एक इशू ये हो जाता है कि आपको आईटी टीम से कंप्लीट सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है। उसके अलावा जो हम पैचेस या सॉफ्टवेयर फिक्सेस लगाते हैं उसकी वजह से कुछ एप्लीकेशंस फेल हो जाती हैं एंड एट द वेरी एंड आपको मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अच्छा, अब अगर इसमें से हम बात करें इंटरनल एक्सपर्टीज़ ऑन वीएम टूल्स की, तो देखें क्या होता है कि ऐसा इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, लेकिन जो बेसिक स्किल्स हैं वो पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उसमें वो भी लैक कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि हमने एक टेस्ट बेड क्रिएट करना होता है किसी भी वीएम टूल को कम्प्लीटली जो है वो फुली फ्लैश्ड उसको यूज़ करने के लिए, और उसमें से एनालिसिस निकालने के लिए हमने पहले एक ड्राई रन्स करवाने के लिए टेस्ट बेड क्रिएट करना होता है। उसके अलावा ट्रैफिक पैटर्न जो है उसको हमने मोनिटर करना है कि अच्छा कौन कौन से आईटी एसेट्स हैं, उनमें एसेट वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं उनका क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ। उसके अलावा ट्रेन स्टाफ इफ़ पॉसिबल। अब अगर हमने इंटरनल एक्सपर्टीज़ अचीव करनी है किसी वीएम टूल पे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को जो है वो ट्रेन करें, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर या जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसमें जो छोटे छोटे पैचेस हैं पहले उनको फिक्स कर लें, जो छोटे छोटे सिक्योरिटी होल्स हैं पहले उनको कवर अप कर लें और फिर उसके बाद गो फॉर द बिगर पोर्शंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कि आईटी टीम्स की तरफ से आपको सपोर्ट इनफ नहीं मिल रही, तो हमें आईटी टीम चाहिए ही क्यों होती है, हमने रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करनी होती हैं और उनको फिर शेयर करना होता है आईटी मैनेजमेंट के साथ। उसके अलावा ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमने क्या करना होता है कि जो भी आपके आईटी एसेट की सिक्योरिटी हार्डनिंग या वीएम स्कैनिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क्स वगैरह होते हैं वो हमने आईटी मैनेजमेंट को और बोर्ड को जो है उनके बारे में इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आईटी टीम्स हैं अगर वो आपको कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं कर रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आईटी एसेट्स की स्कैनिंग के लिए, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि आपका जो आईटी टीम की सपोर्ट है वो डिपार्टमेंटल कंपटीशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आपकी टीम को, आपकी फर्म को आईटी टीम सपोर्ट कर रही है तो इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, और कंपटीशन जो है वो एक पॉजिटिव कंपटीशन भी होता है। ऑलवेज डजेंट मीन कि हम नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। कंपटीशन में जो टीम्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करती हैं ताकि वो कम्पीट कर सकें, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा पैचेस जो हैं वो एप्लीकेशंस को कैसे फेल कर सकते हैं। कुछ कंट्रोल्स जो होते हैं वो कंपनसेटिंग होते हैं कि अगर एक चीज़ आपके सिस्टम पे नहीं चल रही तो हम उसकी जगह दूसरा कोई कंपनसेशन में या उसकी जगह कुछ रिप्लेसमेंट में ले आएँ, ठीक है। तो क्या होता है कि ज़रूरी होता है कि जो आपके कंपनसेटिंग कंट्रोल्स हैं पहले उनकी टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की जाए। क्योंकि अगर नहीं की जाएगी तो फिर अगर अल्टीमेटली आप उसको मेन सिस्टम में, मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे तो हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बाद में फ़ेल हो जाए या इश्यूज़ क्रिएट करे, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट सपोर्ट आपको कम्प्लीटली नहीं मिल रही तो इसका अगेन यही सीन है कि आपको मैनेजमेंट जो है वो रिपोर्ट शेयर करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके कोई रिसेंट सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए हैं तो वो आपने रिपोर्ट करने होते हैं मैनेजमेंट को। उसके अलावा जो ब्रीचेस की रिपोर्ट्स होती हैं सिक्योरिटी हैक्स की लोकेशन के हिसाब से जोग्राफिकल, वो आपने शेयर करनी होती है। और उसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 142 की, विच इज़ बेसिकली आईटी एसेट मैनेजमेंट चैलेंजेस। अच्छा, अब जब हमने कहा कि आईटी एसेट्स को सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है, उसको मैनेज करना है, तो अगेन इसमें भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि हर एक आम टिपिकल कोई एंटरप्राइज़ है, कोई कॉमन, उसमें हज़ारों की तादाद में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की अमाउंट में आपके पास जो है वो आईटी एसेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हर आईटी एसेट को ट्रैक करना अलग अलग से और उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक पूरा ट्रैक रखना ये कंपैरेटिवली मुश्किल काम हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसमें चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास चैलेंज आ जाता है एसेट डिस्कवरी एंड ट्रैकिंग, देन यू हैव एंटीवायरस स्टेटस, फिर विंडोज़ एंड ओएस अपडेट्स, पैच मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले है एसेट डिस्कवरी एंड ट्रैकिंग।
अब सबसे पहले क्या करना होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा आईटी एसेट्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नंबर किसी भी टिपिकल आईटी इन्वायरमेंट में। तो क्या होता है कि जब नए एसेट्स ऐड किए जाते हैं या पुराने एसेट्स को रिमूव किया जाता है तो उनका ट्रैक रखना पड़ता है, उनका हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई मशीन जिन्हें आर्जी तौर पर कंपनसेशन के तौर पे रिप्लेसमेंट के लिए लाया गया है तो उनका भी ट्रैक रखना है आपने, ठीक है। उसके अलावा कोई स्टाफ ऐसा होता है आपके एम्प्लॉयज़ में जो ट्रैवलिंग स्टाफ होता है, लाइक जो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, रिमोट जॉब और इस तरह से, तो उनका एक कंप्लीट आपने अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ का ट्रैक रखना है। उसके अलावा जो आपने ड्राई रन्स के लिए टेस्ट बेड्स और वर्किंग इन्वायरमेंट्स क्रिएट करना है उनका आपने ट्रैक करना है, ठीक है, उनको ट्रैक करना है। उसके अलावा जो वेंडर इन्वायरमेंट्स या सप्लायर की इन्वायरमेंट्स होती हैं वो किस कंडीशन में आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एसेट्स का क्या सीन है, वो सारा कुछ देखना होता है। तो इस वजह से ये सारा जो है एक आईटी एसेट्स का चैलेंज है उनको मैनेज करने के लिए। फिर आपके पास आ जाता है एंटीवायरस स्टेटस। तो इसमें आपने ये देखना होता है कि जो आपका एंटीवायरस है वो वर्किंग कंडीशन में है, अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। और इसी तरह से अक्सर क्या होता है कि नेटवर्क्स जो हैं वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे मोर देन वन लोकेशंस पे लोकेटेड होते हैं, तो फिर सारे सिस्टम्स पे, सारी लोकेशंस के सारे सिस्टम्स पे एक ही एंटीवायरस और एक ही वेरिएंट एंटीवायरस का जो है कंटिन्यू रखना कंपैरेटिवली इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। सो सम स्टेशंस नॉट रिस्पॉन्ड। और इस तरह क्या होता है कि जब अगर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है आपका नेटवर्क, तो कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे होते और इसी तरह से ना अपडेट कर रहे होते हैं अपना एंटीवायरस। तो ये भी एक आईटी एसेट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट चैलेंज है। फिर उसके बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स और विंडोज़ के अपडेट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट आपके पास सिस्टम्स है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, AIX और डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स। अब इसी तरह क्या होता है, जो वेंडर्स या सप्लायर्स होते हैं, जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं, वो डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वहाँ से पैचेस रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो उन हर पैचेस को टेस्ट करना और फिर उन विंडोज़ का डाउन टाइम देखना कि वो कितने टाइम के लिए अनअवेलेबल रहेगी, कितने टाइम के लिए अवेलेबल, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ये सारा कुछ बहुत टफ़ है और एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। इसी तरह पैच मैनेजमेंट क्या होता है, पैचेस या फिक्सेस मैंने आपको बताया जो वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पहले आपने वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करना है एंड देन आपने पास करना है रिपोर्ट्स को आईटी टीम को, फिर जो भी वो सोल्यूशन बताएंगे उनको ट्रैक करना है, फिर से स्कैन करना है जिसको हम री-स्कैनिंग कहते हैं, ताकि वेरिफिकेशन हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि हम ठीक से सारा काम कर रहे हैं या नहीं। और उसका आखिर में आपने क्या करना होता है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब ये वाले मॉड्यूल्स आपने इस हिसाब से तैयार कर लेना है कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस में फॉर सपोज आपसे पूछ लेते हैं कि आईटी एसेट मैनेजमेंट में विंडोज़ एंड ओएस अपडेट्स में क्या क्या आ जाता है, या इसी तरह कॉलम आपको लॉन्ग में दिया जा सकता है, एक तरफ ये सारे चैलेंजेस होंगे और एक तरफ इनमें से कोई एक एग्जांपल होगी, तो आपने उनको सही कॉलम में लिखना होगा। तो ये आप एक बार इसको रीडिंग करें, आपको आ जाएगी समझ। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट इज़ इनहेरेंट टू ऑल द चेंज प्रोसेसेस। अब वो कोई भी आईटी फर्म है, इवन वो कोई आईटी के अलावा कोई जनरल भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो जहाँ पे भी चेंज किसी चीज़ से रिलेटेड आ रहा है, कोई डायनामिक व्यू आ रहा है, तो वहाँ पे चेंज मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब मैंने कहा कि चेंज मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, तो इट मीन्स कि उसको वक्तन फ़वक्तन लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम पीरियडिकली उसे रिव्यूज़ और अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। कि रिव्यूज़ और अप्रूवल्स किस लिए, इसलिए कि हम ये मेक श्योर करें कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो ठीक भी कर रहे हैं, क्या वो रिक्वायर्ड थे या नहीं थे, या यही वाले रिक्वायर्ड थे या नहीं थे, ठीक है। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, डेटाबेस और रिपोजिटरी की जो आपकी कलेक्शन होती है पूरे डेटा की, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस और उसकी सेटिंग्स को जो है वो आपने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपने मेक श्योर करनी होती है कि ठीक है या नहीं। अब आपके पास टॉपिक है 143। इसमें कॉलेज एसेट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को हमने देखना है। यहाँ पे देखें, आपको एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और इसमें आपको डिफरेंट बार्स की फॉर्म में जो है वो लिनक्स, उबंटू, विंडोज़ और इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की यहाँ पे दिखाई गई है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब एसेट्स लिस्ट कुछ इस तरह से नज़र आती है कि यहाँ पे आपको एसेट नेम नज़र आएगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा उसका वर्जन, वो सारा कुछ, ठीक है। फिर लास्ट टाइम कब यूज़ किया था और क्या एक्टिविटी की गई थी, टैग्स वगैरह, ये सारा कुछ। अच्छा, फिर अगर आपने कोई नया एसेट या कोई नया विजिट जो है वो आपने डैशबोर्ड पे ऐड करना हो तो कहाँ से करते हैं। ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है, इसमें आपने एसेट्स को पहले कॉन्फ़िगर करना है और फिर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है ऐड टू डैशबोर्ड पे, ठीक है। इसी तरह नया डैशबोर्ड जब क्रिएट करना होता है तो यहाँ से आपने कोई भी टेम्पलेट जैसे स्टैक, क्लैश, वानाक्राई एंड शैडो ब्रोकर्स, एसेट ओवरव्यू, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जो हम बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें से कोई भी एक पिक करनी है, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर वो फर्दर आपसे ऑप्शंस मांगेगा और एट द वेरी एंड क्या होगा कि आपका जो न्यू डैशबोर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि न्यू डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, लाइक एक्सप्लॉइटेबल एंड पैच अवेलेबल, एक्सप्लॉइटेबल एंड नॉट पैचेबल। अब क्या है कि एक्सप्लॉइट डेटा एक्सप्लॉइट ये होता है कि वो जगह या वो सिक्योरिटी होल जहाँ पे अटैकर आपके सिस्टम पे, आपके आईटी एसेट पे अटैक कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटेबल तो ये होता है। अब जब आपने डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया आपने किसी भी स्पेसिफिक आईटी एसेट के लिए, तो यहाँ पे जब ये वो बता रहा है कि दो कह लें कि सिक्योरिटी होल्स ऐसे हैं जो एक्सप्लॉइटेबल भी हैं लेकिन उनके पैचेस, उनके सॉल्यूशंस, उनके फिक्सेस भी अवेलेबल हैं, और दो ऐसे हैं जो एक्सप्लॉइटेबल तो हैं लेकिन उनका फॉर द टाइम बिंग कोई सोल्यूशन या कह लें कि रेमेडिएशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि एसेट्स विद एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल एंड एसेट्स विद एक्सप्लॉइट्स नॉट अवेलेबल, उनकी एक एक विंडो आपको अलग से नज़र आ जाएगी। ठीक है, कॉलेज अलाउज वेरियस रिपोर्टिंग एंड व्यूज़ ऑन एसेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये अगेन एक फ़ीचर है, एडिशनल फ़ीचर है कॉलेज का कि ये डिफरेंट एसेट्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी रिपोर्टिंग जो है वो ऐसे आपको पूरा सिनेरियो प्रोवाइड करता है। कौन? कॉलेज। एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेन फीचर ग्रांटेड टू यू बाय कॉलेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेक्चर नंबर 144। अच्छा, अब इसमें है कि एसेट मैनेजमेंट हेल्प्स विद फॉलोइंग सिक्योरिटी फंक्शंस। अब जब हमने कहा कि एसेट मैनेजमेंट के ये चैलेंजेस हैं, ये वो, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एसेट मैनेजमेंट ऐसे ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी है पैच मैनेजमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर वाइट लिस्टिंग के लिए, सॉफ्टवेयर एसेट्स की डिस्कवरी और उनकी मैनेजमेंट के लिए, एंड देन इंटरप्राइज ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अब गार्टनर की एक रिपोर्ट है और वो इस पूरे एरिया को, एसेट मैनेजमेंट के पूरे एक फील्ड को वो UEM डिक्लेयर करता है, एंड UEM पर्टिकुलरली स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपको जो है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे हैं 4। ठीक है, एक विजनरीज़ का, एक नीश प्लेयर्स, देन यू हैव चैलेंजर्स एंड लीडर्स। तो मैंने आपको मिड टर्म्स में बताया था कि लीडर्स वाला जो होता है वो हमारा मैजिक क्वाड्रेंट होता है या हमारा मेन कंसर्न होता है। ठीक है, अच्छा, अब यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट बेसिकली एक कह लें कि टूल्स होते हैं डिफरेंट, जो क्या करते हैं कि डिफरेंट एंड पॉइंट्स जो हैं उनकी सर्विसेज वगैरह को उठाते हैं और एक ही जगह पे सिंगल कंसोल, एक ही जगह पे आउटपुट के तौर पे इकट्ठा कर देते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं कि यूनिफाइड, के मतलब एक ही जगह पे मैनेजमेंट किसकी? एंड पॉइंट्स की। ठीक है, तो डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर लें तो दिस इज़ व्हाट UEM टूल्स बेसिकली मीन्स। ठीक है, उसके अलावा अब वो कह रहा है कि गार्टनर की जो रिपोर्ट है 2018 की, उसके अकॉर्डिंग जो UEM टूल्स होते हैं, यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब वो कौन कौन से फंक्शंस हैं? वो सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, हम मैनेज करते हैं और मॉनिटर करते हैं किसको? आईफोन्स को, एंड्रॉयड्स को, विंडोज़, इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसी तरह कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वियरेबल एंड पॉइंट्स जिनमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस चाहिए होते हैं या किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वो लाइक जो UEM एंड पॉइंट्स हैं उनका काम होता है कि वो यूनिफाई करते हैं, लाइक टू मेक टुगेदर, टू कलेक्ट टुगेदर क्या क्या चीज़ें? एप्लीकेशन, किस चीज़ की एप्लीकेशन? जो भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मैनेजमेंट प्रोफाइल्स, डिवाइस कंप्लाइंस एंड डेटा प्रोटेक्शन, ये जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड, इसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करता है कौन? UEM टूल्स। इसी तरह वो एक सिंगल व्यू आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट लाइक अगर एक यूज़र एक से ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ कर रहा है तो हम उसको मल्टी डिवाइस यूज़र्स कहते हैं। ठीक है, यूज़र कहते हैं। तो हर मल्टी डिवाइस यूज़र को एक सिंगल यूज़र के तौर पे बना के पेश करता है कौन? UEM टूल्स। और इसकी वजह से होता है क्या? इट इन्हेंसेस द एफिकेसी, यूजेज एंड एफिशिएंसी ऑफ एंड यूज़र। ठीक है, और एनालिसिस बेसिकली हमें कंपैरेटिवली करना आसान हो जाता है। उसके अलावा इट एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेट पॉइंट टू ऑर्केस्ट्रेट द activities of related endpoint terminologies such as identity services and security infrastructure। अच्छा, अब जो UEM टूल्स हैं दे एक्ट एज अ कोऑर्डिनेशन पॉइंट, और ये असल में क्या करते हैं? ये ऑर्केस्ट्रेट कर देते हैं, लाइक कलेक्ट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं किसको? सारी एक्टिविटीज़ जो डिफरेंट एंड पॉइंट्स, लाइक एक डिवाइस से एक टर्मिनल, लाइक कह लें कि एक मशीन से रिलेटेड जो भी उसके एंड पॉइंट्स हैं, जो भी एंड पॉइंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सबको एक ही जगह पे अरेंज करके रख देता है, कोऑर्डिनेशन पॉइंट बना के पेश करता है कौन? UEM टूल्स। तो ये डिफरेंट फंक्शंस से फंक्शनैलिटी थी प्रोवाइडेड बाय UEM टूल्स अकॉर्डिंग टू द गार्टनर रिपोर्ट विच वाज पब्लिश्ड इन 2018। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट का आपने कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आपके पास ये स्लाइड आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट SRPs की
ये वाइट लिस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। और SRP स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़, और ये असल में एक ऐसा फ़ीचर है जो ग्रुप पॉलिसीज़ पे बेस करता है। और इसका काम क्या होता है कि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं, किसी कंप्यूटर में, किसी सर्वर में, किसी सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, उनकी एक पूरी वाइट लिस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का एक पार्ट होती हैं, और इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका सिस्टम ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, ज़्यादा ट्रस्टेबल, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो जाती है, एंड कंपैरेटिवली उसको मैनेज करना आसान हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि आप भी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ SRPs जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और हम क्यों यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर्स के लिए, अपने लैपटॉप्स के लिए कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है विच इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, इसमें क्या होगा कि अगर आपने अपने कंप्यूटर पे SRPs को इनेबल किया है समझने, तो हम अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, जो भी आपका सिस्टम है उस पर हम सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को रन करवाएंगे, और बाकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड होने की या यूज़ करने की परमिशंस को डिनाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम खुद से भी एक सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं किसी स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे, कि खुद से हमने एक मशीन क्रिएट की, या फिर जो भी आपकी मशीन है उस पर एक कंप्लीट हम खुद से जो है वो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी क्रिएट करें। और इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाएगी, ज़्यादा ग्रांट मिल जाएगी, और आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो ये सारा कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। देखिए, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की थर्ड लेयर है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट लगती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, या जो उसका सिक्योरिटी पोस्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये रिलेटेड होता है इसका। अच्छा, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके सिक्योरिटी इंजीनियरिंग वाले फेज़ में या लेयर में परफॉर्म की जाती हैं। फायरवॉल की एक ग्रैन्युलर एक्सेस लिस्ट क्रिएट की जाती है। फिर उसके बाद एक हम DMZ आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। विद द पैसेज ऑफ स्लाइड्स मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा कुछ असल में है क्या। बेसिकली ये मिड टर्म्स का ही कॉन्सेप्ट है जिसको हमने रिवाइज करना है। अच्छा, देन सेग्रीगेटिंग द नेटवर्क विद वर्चुअल लैन्स, एडिंग अ सिक्योरिटी टूल, देन एप्लीकेशन डेटाबेस इंक्रिप्शन। अब सबसे पहले इसमें आ जाता है डीमिलिटराइज्ड जोन आर्किटेक्चर केस स्टडी। तो देखें, डीमिलिटराइज्ड जोन मैंने आपको कहा था कि बॉर्डर की तरह होता है आपके IT एसेट में, आपकी कंपनी में। कि क्या होता है कि हम कुछ IT एसेट्स को, कुछ सर्विसेज को, कुछ प्रोग्राम्स को बॉर्डर पे खड़ा कर देते हैं कि अगर कोई बाहर से आके हैक करता है, कोई अटैक करता है, तो सबसे पहले वो वाली जो सर्विसेज हैं जो आपके DMZ में, जो डीमिलिटराइज्ड जोन में खड़ी होती हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अंदर वाला सारा सिस्टम बच जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अटैकर या हैकर डायरेक्टली आपके सिस्टम को इन्वेड करे, अटैक कर ले, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका सारा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डीमिलिटराइज्ड जोन, देखें इंग्लिश में डीमिलिटराइज्ड, कि उसके पास मिलिट्री नहीं है, उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है वेब सर्वर्स, ईमेल गेटवेज एंड वेब गेटवेज। वेल, इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द मिड टर्म्स, ये हमने सिक्योरिटी ओवरले देखा था। इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देन यू हैव राउटर, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, डेटा लॉस प्रिवेंशन स्विच, फिर डेटा सेंटर स्विच, फिर एंटीवायरसेस, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट्स, NSEs, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल्स, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, डीमिलिटराइज्ड जोन्स, गेटवेज, ये सारा कुछ जो है वो हमने पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। वेल, अब फायरवॉल एक्सेस लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द चैलेंजेस इज़ दैट कि मोस्टली जो IT इंडस्ट्री है, मेनली पाकिस्तान में, उन्होंने काम ही नहीं किया हुआ। किस पे काम नहीं किया हुआ? ग्रैन्युलर एक्सेस लिस्ट जो हैं फायरवॉल की, उनको बिल्ड करने पे। और नतीजतन अल्टीमेटली क्या होता है कि जो सारी फायरवॉल्स हैं वो लाइक जो भी एक्सटेंशंस या जो भी यूज़र्स आ रहे होते हैं थर्ड पार्टीज़ के, उनको अलाउ ऑल पे लाइक उन्होंने इनेबल किया होता है कि कोई भी आके जो है वो आपके सिस्टम पे रिजाइड कर सकता है, रह सकता है। तो ग्रैन्युलर एक्सेस लिस्ट जो है वो ट्रैफिक फ्लोज को बिल्ड करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो मेक श्योर करें कि आपकी IT टीम जो है, जो आपका IT लाइक ओवरले है, सिक्योरिटी ओवरले, उसमें फायरवॉल्स आपने अच्छे से उनकी एक्सेस लिस्ट जो है वो ग्रैन्युलर लाइक ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, कि बहुत अच्छे से आपने स्ट्रेन करके जो है वो इनेबल की हुई हो, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग विच इज़ द थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, कि अगर वो आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है और अगर वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो लेयर 3 पे क्यों है, वो लेयर 1 या 2 पे क्यों नहीं है? तो क्यों ऐसे है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट लेती है। सो हमारी कोशिश होती है दैट वी
टेक अप द लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, कि आपको जो पहले आसानी से मिल रहा है या हम पहले आसानी से कर सकते हैं वो करना है। तो कंपैरेटिवली सिक्योरिटी हार्डनिंग और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट वो थोड़ा कम टाइम लेती हैं और थोड़ी आसान होती हैं करने में, ठीक है। तो हम पहले वो सारा कुछ कर लेते हैं एंड देन हम क्या करते हैं कि हम लेयर 3 पे जाते हैं। तो टीम्स टेंड टू गेट बॉग डाउन विद एडवांस्ड सिक्योरिटी टास्क, कि अगर स्टार्ट में ही उनको इतना मुश्किल काम दे दिया जाएगा सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का, तो वो वहीं से बैक क्या उसे कहते हैं बैकआउट कर जाएंगी, ठीक है। तो दीज टेक टाइम एफर्ट एंड ऑफन बजट अप्रूवल। तो इस टास्क के लिए विच इज़ द टास्क ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, आपको एफर्ट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए एंड अल्टीमेटली आपको बजट्स भी समटाइम्स अप्रूव करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लेयर 3 पे है, लेयर 1 या 2 पे नहीं है। इसको आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। वेल अब आपके पास है लेक्चर नंबर 146। अच्छा, अब इसमें देखें कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। इसमें अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम अपने किसी भी सिक्योरिटी जो आपकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका, हम उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके आपका पूरा सिस्टम बिल्ड करते हैं, ठीक है। और उसका मेन मोटिव ये होता है कि हम सही जगह पे सही सिक्योरिटी डिवाइस जो है वो पुट करें, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में एक ये रीज़न आ जाती है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग करने की कि जो भी आपकी सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, जो भी उनकी फ़ीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ हैं, हम उनको इफेक्टिवली कॉन्फ़िगर करें अच्छे से। और उसके अलावा हम उनको ऑप्टिमम और बेस्टेस्ट वे में जो है वो सिक्योरिटी डिवाइसेस के ऑपरेशन को कैरी आउट करें, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रोल्स को एग्रीगेट करें, लाइक एक ही जगह पे हम डिफरेंट कंट्रोल्स जो हैं, बेंच मार्क्स जो हैं वो अप्लाई कर सकें। सो ये थी ऑब्जेक्टिव, ये मेन मोटिव या गोल था आपका सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का। अब जब बात आ जाती है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर की, तो आपके पास बेस में आ जाता है आर्किटेक्चर। एट द टॉप ऑफ आर्किटेक्चर आपके पास फीचर्स और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं और फिर टॉपिंग की तरह जो है वो आपके पास आ जाते हैं ऑपरेशंस। तो कहने का मकसद है कि आर्किटेक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस लाइन में होता है, देन यू हैव फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड एट द वेरी एंड यू हैव टू डील विद ऑपरेशंस, राइट। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट की जाती है। तो सबसे पहले फायरवॉल्स और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, आईपीएस। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, यस। सो इसी तरह एज फायरवॉल्स और जो डेटा सेंटर फायरवॉल्स होती हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर नेटवर्क एजेस पे मेलवेयर्स और जो भी आपके सिस्टम में वायरसेस होते हैं उनको, थ्रेड्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरह वीपीएन टर्मिनेशन जो की जाती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को, प्रॉक्सी जो सर्वर्स होते हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए जो है वो हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्स्ट्रा एक्टिविटी के आपके नेटवर्क के बाहर से किसी सिस्टम ने, किसी डिवाइस ने अगर इंटरकनेक्ट करना है तो उस टनलिंग के लिए जो है वो हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट टाइम फॉर सेटिंग अप सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज़ व्हेन अ न्यू नेटवर्क इज़ बीइंग डिज़ाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सही टाइम किसी भी इंटरप्राइज़ में, किसी भी नेटवर्क में सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को सेटअप करने का तब है जब वो नेटवर्क आपने नया बनाया, ठीक है, और उसकी डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपका नेटवर्क जो है वो पुअरली आर्किटेक्चर्ड है तो फिर क्या होगा कि उसको फिक्स करना कैन बी एन आर्ड्यूअस टास्क, कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस, उसमें आपको एफर्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो बेटर ये नहीं है कि जब आपने नेटवर्क क्रिएट किया आप उसी टाइम पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छे से कर लें कि आपको बाद में टेंशन ना हो, ठीक है। वेल अब आपके पास आ जाता है लेक्चर नंबर 147। इसमें हम बात करते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अच्छा, अब जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कैन बेस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड विद इफेक्टिव टीम वर्क। जैसे हमें पता है कि टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने किसी एंटरप्राइज़ में किसी आईटी एसेट को आपने सिक्योरिटी इंजीनियरिंग प्रोवाइड करनी है एंड वी से कि ये किसी इंडिविजुअल का काम है। नहीं, अगर आपने ड्रीम वर्क अचीव करना है तो मेक श्योर करें कि पूरी टीम जो है वो इफ़ेक्टिवली कोलैबोरेट करी हो। सो अब अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम के टिपिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको सबसे स्टार्ट पे टॉप पे जो है वो हेड मिलेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। फिर एक असिस्टेंट की तरह आपके पास है प्रोग्राम मैनेजर, और फिर सेम लेवल पे आपको मतलब थर्ड लेवल पे मिलेंगे सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हेड, देन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, गवर्नेंस और फिर ISMS इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं और कुछ टीम्स हैं, आपने इनको शॉर्ट और लॉन्ग के लिए देख लेना है। अगेन ये कॉलम वगैरह की या मैचिंग की फॉर्म में आ सकता है।
सो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, सॉरी, अच्छा आप यहाँ पे देखें कि एक्टिविटी है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और उनको कौन सी टीम कैरी आउट करती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, और वो कंसल्टेशन लेती है किससे है, लाइक हेल्प या एडवाइस किससे लेती है, आईटी टीम से, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिज़ाइन जो है वो आईटी टीम करती है, या नेटवर्क टीम, जब पूरा नेटवर्क सिक्योरिटी टीम होती है, ठीक है। और वो हेल्प उसकी कौन कर रहा होता है, असिस्टेंस उसको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वेंडर या कोई भी सप्लायर, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी डिज़ाइन की वैलिडेशन कौन करता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। फिर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, अगेन वो रिपीट हो गया। और फिर ये मेक श्योर करना या इसकी चीज़ की वैलिडेशन के सारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स मीट की गई हैं या नहीं, ये अगेन आपके पास काम आ जाता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम का, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एक पूरा फील्ड है या पूरी लेयर है ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की, उसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है आईटी सिक्योरिटी की, ठीक है। और उसके अलावा रिसोर्सेज हमें नेसेसरी चाहिए होते हैं। सो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम मतलब सही रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं और पूरा जो आपका स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है ये लेयर जो है वो सक्सेसफुली कैरी आउट करने के लिए या नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं CIS के 20 कंट्रोल्स, एंड इफ़ यू डू रिमेंबर हमने इसको जो है वो मिड टर्म्स में देखा था कि 20 कंट्रोल्स हैं आपके पास CIS के, ठीक है। तो इसमें से कुछ 5 होते हैं जो मेन होते हैं, और फिर ओवरऑल मिला के 15 + 5 ये आपके पास 20 कंट्रोल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास CSC लाइक क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल नंबर 1 है, इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड डिवाइसेस। इसी तरह इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर। इन सबको हमने आगे फाइनल टर्म्स में डिस्कस करना है। सो यहाँ पे आपने बस जो है वो इनको एक बार रीड आउट कर लेना है और याद कर लेना है अगर वो आपसे इन केस पूछ लेते हैं। वेल आपके पास थर्ड है कि आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कि जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे सिक्योर करना है। फिर आपके पास आ जाता है कॉन्टीन्यूअस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस और ग्रांट्स और एक्सेसेस होती हैं उनका कंट्रोल्ड यूज़। फिर ऑडिट लॉग्स और जो इवेंट लॉग्स होते हैं जो हम एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं उनकी मैनेजमेंट। फिर मेलवेयर डिफेंसेस, ठीक है। इन सबको एक बार रीड करना है, क्यों, क्योंकि हमने फाइनल टर्म्स में तो इनको करना ही है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम इन सबको समझ भी लेंगे, ठीक है। ये 20 कंट्रोल्स हैं जिनको हमने आगे देखना है। तो सबसे पहले आपके पास इसका कंट्रोल आ जाता है क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल नंबर 1 विच इज़ इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड डिवाइसेस। इसमें हम मेनली बात करेंगे हार्डवेयर की, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखें कि वो कह रहा है कि डिप्लॉय एन ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंट्री डिस्कवरी टूल। अब वो कह रहा है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिप्लॉय करें, यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें कौन सा टूल, जो कंप्यूटर कंट्रोल्ड हो, मशीन कंट्रोल्ड हो, और वो आपके एसेट्स की एक इन्वेंटरी, उनका एक पूरा डेटा बेस जो है वो क्रिएट करे, ठीक है। और फिर बाद में जो है वो क्या करेगा कि यही जो आपकी पूरी एक इन्वेंट्री क्रिएट की गई होगी वो उसको बेसिक इन्वेंट्री के तौर पे यूज़ करेगा ताकि वो बाद में किसी भी पब्लिक या प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सके। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मेक श्योर करें कि वो आप एक्टिव और पैसिव टूल्स दोनों यूज़ करें। एक्टिव टूल्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रेंजेस के अकॉर्डिंग या रेंजेस में रहते रहते काम करते हैं, जैसे वर्जन 4 IP का और इसी तरह वर्जन 6। इनके जो पूरे नेटवर्क्स की रेंजेस होती हैं, नेटवर्क एड्रेसेस की, अगर वो यूज़ आपके टूल कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो एक्टिव टूल्स हैं, ठीक है। और अगर लाइक हम यूज़र से इंफॉर्मेशन लेके कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो हम वो कहते हैं पैसिव टूल्स। तो पैसिव और एक्टिव टूल्स का ऐसा एक डिफरेंस ये भी है कि जो पैसिव टूल्स होते हैं उनको यूज़र का कंप्लीट डेटा चाहिए होता है, लेकिन जो एक्टिव टूल्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं और वो वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं खुद से, और ख़ुद जो है वो आपको एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए उनको प्रो एक्टिव या एक्टिव टूल्स कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर वो कह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर तो एड्रेसेस डायनामिकली असाइन कर रही है, एंड इफ़ यू डू रिमेंबर हमने CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा था कि एक डायनामिक एड्रेसिंग होती है और एक स्टैटिक एड्रेसिंग, ठीक है। तो अगर डायनामिकली आपका सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसेस को असाइन कर रही है यूजिंग DHCP, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने भी DHCP सर्वर जो है वो लॉगिन किया हुआ हो, ठीक है। एंड व्हाट DHCP पर्टिकुलरली मीन्स, इट स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करिए तो आपने भी ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं, कि नया अगर कोई लाइक आपकी इन्वेंट्री में, आपकी डेटाबेस में, आपकी कलेक्शन में अगर कोई न्यू इक्विपमेंट आके इंटीग्रेट हो रहा है तो क्या आपका सिस्टम उसके लिए कंप्लाइंट है या आपके रिकॉर्ड में वो इंटर किया गया है या नहीं। इसी तरह आपने जो है वो एसेट इन्वेंट्री में सारे सिस्टम्स का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है।
उसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस उसमें कनेक्ट हो रही हैं उनका डेटा आपने कलेक्ट करना है। एटलीस्ट उसमें नेटवर्क एड्रेसेस होने चाहिए, मशीन नेम आपने ज़रूर स्टोर कर लेना है, और हर मशीन का हर सिस्टम पे क्या क्या पर्पज़ है, क्या क्या गोल है वो, या क्यों कनेक्ट हुई है, आपने ये सारा कुछ जो है वो एटलीस्ट उसमें नोट कर लेना है। ठीक है। इसी तरह हर इन्वेंट्री में, हर डेटाबेस में, हर कलेक्शन में आपके पास जो है वो एक आईपी एड्रेस भी होना चाहिए हर सिस्टम का। ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस का पूरा एक नेटवर्क होगा, इसको आपने सिर्फ डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स और स्विचेस तक नहीं मेंटेन रखना। आपने जो भी यूज़र या यूज़र कह लें, यूज़र भी कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहा होगा ना लैपटॉप नेटवर्क से, तो आपने जो भी डिवाइस कनेक्ट हो रही होगी, बेशक वो इन चीज़ों के अलावा ही हो, आपने उनके आईपी एड्रेसेस वगैरह ज़रूर नोट कर लेने हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखें कि ये हम क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं ना, CIS के जो मेन 20 हैं, और इसमें हम फर्स्ट कंट्रोल की डिटेल पढ़ रहे हैं कि ये जो बेंचमार्क्स हैं इनकी क्या क्या डिटेल जो है वो आपको सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी बता रहा है। ठीक है। सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एसेट इन्वेंट्री जो है उसने इस चीज़ का भी मेक श्योर करें कि रिकॉर्ड रखना है कि जो आपकी डिवाइस, जो भी डिवाइसेस आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो रही हैं वो पोर्टेबल हैं या नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और या पोर्टेबल डिवाइसेस जो एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो कैरी की जा सकती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो आपका डेटा स्टोर कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, उनको जो है आपने ज़रूर आइडेंटिफाई करना है और ज़रूर उनको नोट कर लेना है अपने अपनी इन्वेंट्री में। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर अटैच टू, कि चाहे वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट हुई हुई हैं या नहीं हुई हैं, आपने बस उनका रिकॉर्ड रख लेना है। नेक्स्ट आपने एक नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन आपने डिप्लॉय करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है वाया 802.1x। अब ये क्या है 802.1x? ये बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है। और ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये लिमिट करता है और कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है कि आपके सिस्टम पे, आपके नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्लाइंट सर्टिफिकेशंस आपने यूज़ करनी है, ताकि कोई भी प्राइवेट नेटवर्क से अगर यूज़र आके कनेक्शन करना चाह रहा है आपके नेटवर्क के साथ, तो हम पहले ये पता लगा सकें कि ये वैलिड भी है या नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि हमने बात करनी है अब सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री क्रिएट करने की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पहला कंट्रोल था क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल, वो था इन्वेंट्री क्रिएट करने का हार्डवेयर के लिए, देन आपके पास है सॉफ्टवेयर के लिए। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने एक लिस्ट तैयार कर लेनी है ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर की, कि जो आपका सिस्टम है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर वैलिड हैं, कौन कौन से कंप्लाइंट हैं, कौन से यूज़ किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस, यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो लिस्ट है वो चेकिंग टूल्स के ज़रिए से वैलिडेशन उसकी की गई हो, ताकि बाद में हम कोई मॉडिफिकेशन कोई हैकर कर ले तो हमें पता चले कि ये चेंजेस थे और ये ओरिजिनल था। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग परफॉर्म करनी है, और वाइट लिस्टिंग सॉफ्टवेयर की क्या होती है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम पे रन कर सकता है और कौन सा नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर आपकी वाइट लिस्ट में मौजूद होगा इट मीन्स कि वो आपके सिस्टम पे रन कर सकता है, और जो नहीं होगा इट मीन्स कि वो नहीं कर सकता। अब वाइट लिस्ट के दो सिनेरियोज़ हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकती है या वो बहुत ज़्यादा नैरो। इन केस के वो कहीं आपने किसी कमर्शियल वेंडर से, किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर से, किसी कमर्शियल सप्लायर से आपने अगर वो वाइट लिस्ट ली है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, इवन इतनी लेंथी कि यूज़र्स जो हैं वो कॉमन सॉफ्टवेयर टूल जो है वो यूज़ करने के लिए तब भी अगर वो वाइट लिस्ट को कंसल्ट करें तो वो उन्हें लेंथी लग रही हो। ठीक है। और अगर वो कोई स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा वाइट लिस्ट जो है वो आपकी नैरो भी हो सकती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री टूल्स यूज़ करने हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे सर्वर, सारे वर्क स्टेशन और लैपटॉप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो उनको भी नोट करें। फिर उसके बाद जो आपका सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री सिस्टम है उसको मेक श्योर करें कि वो इतना अपडेटेड हो कि जो जो भी डिवाइसेस आपके सिस्टम के साथ, आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, उनमें अगर कोई भी उनके OS में, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी अपडेट आ रही है, किसी भी एप्लीकेशन में कोई इंस्टॉलेशन की जा रही है, तो आपकी जो सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री है वो फ़ौरन उसको नोट कर ले और फ़ौरन वो चेंजेस को ट्रैक कर सके। इसी तरह अब वो कह रहे हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री सिस्टम्स है वो मस्ट बी टाइड टू द हार्डवेयर
एसेट इन्वेंट्री के जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए हार्डवेयर इन्वेंट्री के साथ। तो क्या हो, ताकि यूनिफाइड किसी सिंगल लोकेशन पे जो है वो सारी डिवाइसेस और उनसे रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर्स आपको पड़े हुए मिल जाएं। ठीक है, इसी तरह वर्चुअल मशीन्स एंड एयर गैप्ड सिस्टम्स शुड बी यूज्ड टू आइसोलेट एंड रन एप्लीकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस बट बेस्ड ऑन हायर रिस्क शुड बी नॉट बी इंस्टॉल्ड विद इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि समझ लें आपका कंप्यूटर किसी घर की तरह है, ठीक है, और हम अपने घर में कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सेफ़ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्चुअल मशीन्स बेसिकली समझ लें वो रूम्स हैं आपके घर के जहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक काम किया जाएगा, कोई स्पेसिफ़िक फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, वो हैं वर्चुअल रूम या वर्चुअल मशीन्स। और एयर गैप्ड सिस्टम समझ लें आपके घर के वो रूम्स हैं जिसमें कोई डोर्स या विंडोज़ नहीं है, ठीक है, जहाँ पे और कोई नहीं इंटर हो सकता। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके सॉफ्टवेयर ने कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना है जो पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट में तो इंस्टॉल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उनको वर्चुअल मशीन्स या एयर गैप्ड सिस्टम्स में, यानी ऐसे रूम्स में जहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफिक काम किए जाते हैं, या फिर ऐसे रूम्स में जो एयर गैप्ड हैं जिसमें डोर्स और विंडोज़ नहीं है, इस तरह के सिस्टम्स में इंस्टॉल कर लें और इसी तरह के सिस्टम्स में यूज़ कर लें। सो दिस वॉज द मेन मोटिव। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 141 एंड टू 150। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.